Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tanga show. आज हम अपना 117th एपिसोड शूट करने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मिस्टर कमल चंद से मिली थी, जो कि डीपीएस अमृतसर के प्रिंसिपल हैं। मेरे ब्रदर ने डीपीएस अमृतसर में ही स्कूलिंग की है and we had a great visit to our organization. Sir appreciated us a lot and I really find him very humble and very nice human being, so I invited him to my show today. So first of all sir, welcome to the show. Thank you so much. Thank you. So मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि सर हैज़ 25 years of teaching experience. Along with that, he has been principal of various schools. इतना एक्सपीरियंस बंदा हमारे यहाँ पे, इतने एक्सपीरियंस प्रिंसिपल मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल अमृतसर में करंटली हैं। तो इट्स एन ऑनर फॉर अस, न्यू लर्निंग फॉर द एरिया कि हमारे पास इतने अच्छे लोग यहाँ पे आके भी काम कर रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी आपको कि वेलकम टू अमृतसर। Thank you so much. Thank you. So how have been the environment? आपको almost 1.5 साल हो गया मुझे लगता है शिमला से यहाँ आए। How's everything? How's people? How's your experience? It's wonderful to be in Punjab here. Yes, I completed 1.5 years of stay here in Amritsar. But अच्छा लगा आके पंजाब में आना। अपने आप में एक होता है जो जिंदा दिल लोग हैं पंजाब के, और एक वार्मथ है जो वो देखने को मिल रही है, दैट हॉस्पिटैलिटी। मैं इसके पहले गुजरात में भी रहा हूँ, तो एक्सट्रीम वेदर्स वहाँ भी थे, गर्मी वहाँ भी बहुत ज़्यादा मैंने फेस की है। बट एनीवे, आपके काम में आप अगर व्यस्त हैं तो फिर मौसम की परवाह नहीं है। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जाते हैं, स्पेशली इतनी यहाँ तक पहुँचने में सबको ये बड़ा क्रेज होता है जानने का कि है कहाँ से, राइट? समथिंग अ लिटिल बिट अबाउट द प्लेस यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप, अ लिटिल बिट अबाउट योर पेरेंट्स। आई एम फ्रॉम बेसिकली हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऊना। मेरा बर्थ वहीं से है। सिंस माई फादर वॉज इन इंडियन एयरफोर्स, आई हैड बीन विद हिम थ्रू आउट करियर। आई हैड माई एजुकेशन फ्रॉम वेरियस केवीज अक्रॉस द कंट्री. I started my schooling from KV Jamnagar, Gujarat. I moved with him wherever he got posted. I completed my schooling from Barakpur, West Bengal. And then I took admission in NCERT College, Bhubaneswar. That was on merit basis and I stayed there for 4 years. I completed my English honours with B.Ed from Regional College of Education, Bhubaneswar. That's NCERT College. Then I moved to my journey of my profession. I started my career as a teacher in KV only initially, and that was for a contract period. And then I started giving interviews कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, पापा की ट्रांसफर होगी बॉम्बे, मैंने बॉम्बे नहीं जाना है। मैंने शुरू किया अपनी स्ट्रगल को and got jobs in various schools, but then I picked up DPS. इसके बाद हम पकड़ते हैं हम बात, बट उससे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि घर में एजुकेशन वाइज पढ़ाई का माहौल कैसा था? आज भी बच्चे अपने घरों में माहौल को देखते हैं कि मम्मा स्ट्रिक्ट हैं, पापा स्ट्रिक्ट हैं, या हम खुद ही पढ़ते हैं या कोई हमें पढ़ा रहा है। आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो घर में माहौल कैसा था कि आपका जो माइंड है हमेशा एक मोटिवेशन रहा है। माय फादर वाज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं जो करना चाहते लाइफ में करो, पढ़ो। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने आर्ट्स जब लिया, ह्यूमैनिटीज, आफ्टर माय 10th ग्रेड, तो आई वाज लिटिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं आर्ट्स में जा रहा हूँ। बट देन माय फादर सेड कि यू डू बेस्ट इन योर स्ट्रीम आल्सो, जो भी लिया आपने करो उसमें अच्छा। आई जस्ट फॉलोड हिज वर्ड्स, बहुत मेहनत की, और आई प्रूव्ड इट इन क्लास 12th रिजल्ट दैट आई टॉप्ड इन 3 schools in KV. बोर्ड एग्जाम, and then on merit basis I got admission in NCERT college. मोटिवेशन रहा घर में। बाकी अगर एजुकेशन की बात करें तो वी आर 2 brothers and we are into education. My younger brother is associate professor in सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश। बड़ी अच्छी आपने एक बात कही कि यू वर द टॉपर ऑफ योर 12th, यू चोज टीचिंग एंड एजुकेशन फील्ड, जो कि नॉर्मली एक ये भी लेके चलते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो चलो फिर टीचिंग ही कर लो। एक टॉपर ने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया, जबकि वो इंजीनियरिंग में वो और अच्छी डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते थे अपने अपने कॉलेजेस में आगे पढ़ाई करके। बट
you chose teaching. What brought you to teaching profession? That's again What kind of one thought of my process? teachers in class 12 मेरे हिस्ट्री के सर हुआ करते थे और उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया एंड व्हेन आई गॉट माय कोर्स ही सजेस्टेड कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लो. आई जस्ट फॉलोड हिम ब्लाइंडली कि नहीं सर ने कहा है तो मुझे इस कॉलेज का फॉर्म जरूर भरना है. और लकीली मेरिट बेसिस पे मेरा ही एडमिशन वहाँ हुआ. मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, they could not qualify for that. That is again destiny थी कि I got into a good college. Then I didn't look back afterwards. तो interest बन गया उसमें. Okay. What kind of student you were? I was till my class 10 I was Studious? just an average student, but in my 11th and 12th I was very laborious, Okay. very studious type. टाइम ही ऐसा होता है 9, 10th, 11th, 12th की really तब जान लगानी बहुत. लेकिन मंदिर जी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, कि हर बच्चे के, मैं ये मानता हूँ हर बच्चे की लाइफ में ना यू टर्न जरूर आता है. तो हमें बहुत जल्दबाजी में एक जजमेंट नहीं दे देना चाहिए बच्चे को लेके कि नहीं ये बच्चा अगर स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा तो ये लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करेगा. बिकॉज स्कूल रिजल्ट्स आर नेवर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर और योर करियर ऑप्शंस फर्दर. किसके लाइफ में कब यू टर्न आ जाए यू नेवर नो. कुछ बच्चे 10th के बाद यू टर्न ले लेते हैं, कुछ 12th के बाद आ जाता है. कई बार होता है कि कॉलेज में जाके यू टर्न आता है एंड देन दे रीच समवेयर एल्स जो सोचा भी नहीं था. आपने ना मेरी जिंदगी का, खुद की जिंदगी का क्रक्स बोला है अभी. ये जो आपने सारी स्टेटमेंट दी है यही बताती है कि आपका एक बहुत ही डेप्थ एक्सपीरियंस है. क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं तो आई वाज आल्सो नॉट अ गुड स्कोरर इन माय 12th. बैकग्राउंड वैसी थी, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पढ़ाने वाला वैसा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाला था नहीं. इन माय 12th मतलब बहुत ही मुश्किल से मार्क्स आए जितने भी आए. व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आप मैच्योर हो जाते हैं, आप फील करना शुरू कर देते हैं, आप खुद से पढ़ना आपको आ जाता है कि अब मुझे इंग्लिश आती है, मुझे ये आता है, तो अब मैं खुद अपने आप को पढ़ा सकती हूँ और मैच्योरली स्टडी कर सकती हूँ. एंड देन आई आल्सो टॉप्ड माय एमबीए. हालांकि 12th में मेरा जो मेरे क्लासमेट्स थे तो मैं फिर भी, मेरे 60% भी पूरे नहीं थे और मेरे साथ 93% वाले बंदे होते थे. राइट. सो वही है कि आप किसी को उसकी 9, 10th, 11th, 12th में जज वाकई नहीं करना चाहिए. बिकॉज सम सब्जेक्ट्स, सपोज आई हैव इंटरेस्ट इन मार्केटिंग, वो आते ही 12th के बाद है कि जो मेरे स्किल्स के साथ, मेरी चॉइस के साथ मैच करते हैं. सर, यू हैव बीन प्रिंसिपल टू वेरियस स्कूल्स. फर्स्ट, पहली बार जब आप प्रिंसिपल बने, वो वाला पल हम याद करना चाहते हैं दोबारा कि हाउ वाज योर ट्रांजिशन फ्रॉम अ टीचर टू अ प्रिंसिपल. 18 years I spent as a teacher. I was a little satisfied also कि चलो टीचर हूँ and then that too I was taking 11th and 12th. But then एक मोटिवेशन आया, वाइफ ने बड़ा पुश किया कि नहीं यू कैन ट्राई फॉर हाइट्स ऑल्सो, आप कोशिश करें. एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज, अप्लाई करना शुरू किया. आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज इन वेरियस अदर स्कूल्स, DPS सोसाइटी ऑल्सो. एंड देन वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम DPS सोसाइटी दैट आई वॉज पिक्ड अप इन माई लास्ट इंटरव्यू एंड देन आई वॉज टू ज्वाइन DPS गांधीनगर एज वाइस प्रिंसिपल. सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट कि ऑल ओवर एक जो स्विच हो गया कि टीचिंग से एडमिनिस्ट्रेशन में. आई वेंट टू गांधीनगर गुजरात. इट वाज अ ह्यूज स्कूल और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तकरीबन 2 साल, 1 साल तो मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल रहा. नेक्स्ट ईयर आई वाज अपग्रेडेड. आई वाज गिवन द चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल. टू हैंडल सच अ ह्यूज सिस्टम इट वाज रियली लॉट ऑफ चैलेंजिंग. लगा कि इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा सेटअप और इतने लोग, इतना सारा रिसोर्सेज को मैनेज करना. बट देन वो है कि अगर आप में सीखने की लगन है और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है. सो एक क्वेश्चन हम टीचर्स के लिए लेते हैं सर कि टीचर्स इस आइस को कैसे ब्रेक करें कि वो एक इसी कोकून में बैठे रहते हैं कि हम टीचर हैं और फिर दूसरे स्कूल में जाके हमने टीचर ही रहना है. क्योंकि हर प्रोफेशन की एक प्रॉब्लम है कि सपोज कोई ग्राफिक डिजाइनर है या फिर कोई इंजीनियर है तो वो मैनेजर जब बनेगा तब उसकी ग्रोथ ज्यादा है. इस चीज को समझने में बहुत टाइम लगा देता है. वो स्टेप अप करके फिर स्टेप बैक कर देता है तो वो उस जोन में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो रेगुलरली जो कोडिंग कर रहा है, जो टीचिंग कर रहा है, जो डिजाइनिंग कर रहा है उसमें वो ही इज हैबिचुअल टू दैट. तो जो डिफरेंट करता है तो उसको बहुत डिफरेंट लगता है तो शायद वो स्टेप अप कर ही नहीं पाते. उस आइस को वो कैसे ब्रेक करें? उसके लिए डेयर करना पड़ेगा. एक्चुअली क्या है ना, एवरी टाइम वी फील कंफर्टेबल इन अ कंफर्ट जोन की नहीं ठीक है यार, इतनी सैलरी आ रही है, ये खर्चे मैनेज हो रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, पेरेंट्स को भी देखा जा रहा है तो सेटिस्फाइड. लेकिन जब आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डेयर करना है, कुछ रिस्क लेने हैं तो वहाँ हिम्मत करनी पड़ेगी. और एक बार आपने वो कदम उठा लिया तो देन
I think no looking back. How was the journey from principal to principal to principal? It was a स्कूल चेंज होते रहे ना. It's a fantastic journey, I हाँ. must say, because I remember मैंने जिस स्कूल से अपना टीचिंग करियर शुरू किया एक बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से मुझे मौका मिला, मैं उसी स्कूल में प्रिंसिपल बन के गया. सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट इन माय लाइफ कि मैं जहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की करियर की और मैं बाद में उसी स्कूल में प्रिंसिपल बन के ज्वाइन किया. मैंने 3.5 साल सर्व भी किया मैंने. तो बड़ी अच्छी फीलिंग थी वो एक कि वापस जाके उसी स्कूल में प्रिंसिपल जॉब करना. यस, चैलेंजेस हैं एवरी डे, बट यू शुड नॉट गिव अप. राइट सर, जो टीचर होता है ना, छोटी सी बात कह के जिंदगी पूरी कई बार बदल देता है. यू नो, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ टीचर्स. और मैं खुद अपने बहुत सारी टीचर्स का अपनी सोच में जो चेंजेस आए हैं, या मैंने एक बिल्कुल छोटे से गांव से आई हैव बीन टू एवरी बेस्ट स्टेज इन माई लाइफ कि वो उसमें टीचर का बहुत ज़्यादा रोल मैं मानती हूँ. सो आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्टूडेंट या ऐसी कोई स्टोरी इवन विदाउट टेकिंग द नेम जो आपको लगता है कि हाँ मैंने ज़िंदगी में बदलाव लेके आया हूँ किसी की? नहीं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स रहे हैं क्योंकि मेरा करियर टीचिंग का भी 18 साल से ज़्यादा लंबा रहा है और बहुत मौके मिले, बहुत बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया. कई बार एक छोटी सी अगर सलाह दी किसी को और बच्चे ने उसको फॉलो किया और वो बच्चा बाद में चल के जब कामयाब हो गया और मिला, अच्छा लगा. कि बल्कि अभी भी अगर कभी मिलते हैं तो बच्चे याद रखते हैं उन बातों को जो शायद हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगती हैं वो, बिकॉज हम तो एक फ्लो में बोल देते हैं चलो ठीक है एज ए टीचर हमें बच्चों को सिखाना है, बताना है. बट अच्छा लगता है जब वो बच्चा आके वही बात बोलता है कि नहीं सर आपने मुझे ऐसा कहा था और मुझे अभी भी आपकी वो बात याद है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ एंड आई फॉलो योर प्रिंसिपल्स व्हिच यू हैव टॉट टू अस. आई थिंक उससे बड़ी अचीवमेंट एज ए टीचर हमारे लिए कुछ नहीं होती है. तो मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप को शायद इतनी खुशी नहीं होती बच्चे की सक्सेस की जितनी उसके टीचर को होती है. मैं पीछे अभी गई थी, मैं इटर्नल यूनिवर्सिटी हिमाचल में, और जैसे मैं यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर गई मेरी गाड़ी और वहाँ पे ड्यूटी लगी कि एक टीचर मेरे पीछे बैठ गए, मतलब मेरी गाड़ी में मुझे लेके जाने के लिए. जब उन्होंने मुझे विश किया तो आवाज से मुझे लगा कि ये मेरी टीचर है. यू नो दैट हैपेंड टू मी. और फिर 2 दिन वो टीचर के साथ लगातार हम रहे. यू नो ही टॉट मी इन यूनिवर्सिटी टाइम में. मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मुझे वो सर ने पढ़ाया था. तो टीचर को भी याद आ जाता है और बच्चे को भी आ जाता है. राइट, टीचर बड़े खुश होते हैं अपने बच्चों को. ये बॉन्ड ही ऐसा है टीचर स्टूडेंट का. आप एजुकेशन की हम बात करें, आपने हर तरह का दौर देखा है एजुकेशन में. यू नो 25 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम. कंप्यूटर भी नहीं थे तो तब भी काम हो रहा था. आज पूरा टेक्नोलॉजी है हर तरफ. राइट, अगर कुछ लाइंस में इसको हम करें तो हाउ वाज एवरीथिंग? क्या ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में आ गया पूरे 25 साल में? कहाँ से हम कहाँ आ गए? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा आया है. बट आई फील व्हेन आई रिमेंबर माय वेरी इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी 97, सब काम जो था वो हाथों से था. देयर वर नो कंप्यूटर्स और ज़्यादातर रजिस्टर्स होते थे, पेन. इवन जो टीचिंग जो हमारे टूल्स हैं वो भी चॉक एंड बोर्ड यही हुआ करते थे. ओवर द इयर्स जो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टीचिंग हो गई है आज के टाइम में, और ये अभी और ज़्यादा इन्हांस हुई पैंडेमिक में. कि पैंडेमिक ने लोगों को, बच्चों को खासकर और हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी बना दिया. आई थिंक ये अगर नहीं आता पैंडेमिक तो शायद इतना जल्दी एक जो लेवल हम ऊपर चले गए वो नहीं आया होता. सो दैट्स अ बून इन डिस्गाइज. चेंज आया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग्स हो गई हैं, बहुत एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं और जो एक स्पैन है वो बहुत वाइड हो गया. पहले क्या था कि आप अपने स्कूल में हैं, आप सिर्फ अपनी लाइब्रेरी तक लिमिटेड हैं या आपकी जो लोकल वहाँ का एक सर्कल है उस वहीं तक आपकी अप्रोच है. लेकिन दौर आया मोबाइल्स का, दौर आया टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट, गूगल इतना ज़्यादा खुल गया दैट आज आप अपनी क्लास में अपने मोबाइल के थ्रू, अपने आईपैड के थ्रू, अपने स्मार्ट बोर्ड के थ्रू यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड अराउंड. तो वो दूरी बिल्कुल कम हो गई. तो टीचर को ये नहीं लगता कि सारा कुछ तो नेट पे अवेलेबल है, मैं क्या पढ़ाऊँ? ग्लोबल क्लासरूम तो नहीं, नेट पे तो है. सी वन थिंग आई कैन टेल यू कि नोबडी कैन रिप्लेस अ टीचर. यस, गूगल कैन नॉट बी अ टीचर. YouTube कैन नॉट बी योर टीचर. You need a person to teach that. You need somebody to transform, pass on that knowledge to you. और वहाँ पे टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑल्दो हम चाहे जितने मर्जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, IT बेस हो गए, लेकिन फिर भी टीचर इज अ टीचर एंड
वो हमेशा रहेंगे। टीचर के साथ जो इतना हम डीप चले गए ना टीचर वाले पूरे प्रोफेशन के अंदर, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ और याद आ गई है कि पहले टीचर स्ट्रिक्ट भी होते थे और हम गुस्सा नहीं करते थे। तो अभी जो टीचर है वो बड़ी थिन लाइन पे खड़ा है कि वो डांट भी नहीं पा रहा और उसको पढ़ाना भी है। यस, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ कि प्यार से भी सारा कुछ हो जाता है। व्हाट इज योर से ऑन दिस? इसका बैलेंस कैसे बना के रखें? सी व्हाट आई बिलीव, एंड हमारे जो टीचिंग में हम बोलते हैं अपने टीचर्स को भी ये कहते हैं, यू आर परफॉर्मर्स। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से देनी आनी चाहिए, एंड यू आर एन एक्टर। वो चीज़ें जो आपने जैसे पहले हाथ से या स्टिक से करना, आई मीन यू हैव टू टेक ऑल दैट फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस ऑन द फेस। आपकी आंखों का इशारा काफ़ी होना चाहिए आपके गुस्सा दिखाने के लिए, आपकी बात समझाने के लिए हल्का से नॉडिंग काफ़ी होनी चाहिए, और कई बार बगैर बोले भी आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हो। तो अगर वो आर्ट आपके अंदर है तो यू नीड नॉट एनीथिंग, कोई आपको स्टिक नहीं चाहिए, कोई हार्श वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, बट दैट वर्क्स। दिस इज व्हाट इवन आई हैव एक्सपीरियंस इन माय जर्नी। हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, और व्हाट रोल अगर हम बात करें कि बिकॉज आपने ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन भी पूरा डेप्थ में देखा है और मॉडर्न वे भी आप देख रहे हैं कि व्हाट रोल द टेक्नोलॉजी, द सॉफ्टवेयर्स, द मोबाइल्स एंड लैपटॉप, जो सारी चीज़ें आ गई हैं, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग समवेयर, यू नो, हमें पता भी नहीं चल रहा कि बच्चे कर क्या रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि ट्रस्ट लेवल कुछ हम और बढ़ा रहे हैं अपना, कि तुम पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि तुम मोबाइल देख के पढ़ ही रहे हो, राइट? व्हाट डू यू थिंक कि इनका क्या रोल है आजकल, कितना यूज करें ना करें? यूज किए बगैर रह नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि अगर आप आज अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से आप यूज टू नहीं करवा रहे हो तो वहाँ बच्चा आपका लैग कर जाएगा। यस। और एज ए स्कूल अगर हम अपने स्कूल में ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं या टेक्नोलॉजी आईटी ड्रिवन है जो इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वी विल बी लैकिंग, वी वोंट बी एबल टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री टुडे। सेकंड, यस, बहुत सारा अचानक से एक वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बच्चे के आसपास आ गया और वो उसके इतना इजी एक्सेस में है जो शायद पहले नहीं था, राइट? बट देन दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड। उसके लिए पेरेंट्स का भी कंट्रोल जरूरी है एंड टीचर्स का तो रहता ही है। तो आई थिंक दोनों अगर मिलके एफर्ट करें तो शायद हम अपने बच्चों को सही चीज़ दे पाएंगे जो हम चाह रहे हैं कि उसको मिले। अदरवाइज बच्चा एक्सपोज हो जाएगा किसी भी गलत चीज़ के लिए, बिकॉज इट्स एन ओशन आउट देयर ऑफ नॉलेज। आपको पता ही है, गूगल, यूट्यूब, आई मीन यू जस्ट टाइप एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर क्लिक। सर, पहले स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता था, राइट, स्कूल्स में, और पेरेंट्स भी इसी तरह के होते थे कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, राइट? तो मेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही थे कि यू शुड, यू नो, स्टडी वेरी हार्ड, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, बुक्स। स्कूल्स के पास उतनी प्लेग्राउंड्स भी मे बी नहीं होती थी। तो जैसे मैं अपनी अपब्रिंगिंग और मेरे ब्रदर की अपब्रिंगिंग में डिफरेंस देखूं, माय ब्रदर हैज स्टडीड इन डीपीएस, राइट, आपके स्कूल में पढ़े हैं, उसको स्पोर्ट्स से काफ़ी अवेयर है। व्हाट डू यू थिंक कि जो स्पोर्ट्स है उसको, मुझे इस टाइम फील होता है, अगर मैं अपनी एज ग्रुप लगाऊं तो मुझे लगता है कि जब मैं स्टूडेंट थी तो स्पोर्ट्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, बिकॉज हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी लर्न लॉट ऑफ टीम मैनेजमेंट, लर्न लॉट ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम स्पोर्ट्स। आपका जो स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, क्या रेशियो दिमाग में आती है कि कितना कितना होना चाहिए? मतलब अभी भी हम चॉइस बनाई हुई है हमने स्पोर्ट्स कि तुमने नहीं भी रन करना तो इट इज़ ओके, तुम म्यूजिक कर लो, बट स्टिल अगर हम एक लाइफ टाइम डिसिप्लिन की बात करें जिसमें आज हमने वॉक भी करनी है तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि जाएं कि ना, राइट? तो कहीं ना कहीं वो जो बचपन में पहले हमने 15-16 साल बिताए हैं तो उनमें से जो हमने किया वही इम्पैक्ट फ्यूचर में हमारे आ रहा है। अभी हम अपना स्टैमिना नहीं बिल्ड कर सकते कि 30 साल में चलो ये कर लो, राइट? इस पे व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस कि स्पोर्ट्स को किस तरह से हमें कहीं ना कहीं एक कंपल्सरी, जैसे हम एजुकेशन कंपल्सरी नहीं है, आपको बताता हूँ मैं इसमें कि सीबीएसई की जो डायरेक्शंस आई थी उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि दैट एवरी डे एवरी क्लास शुड हैव अ गेम्स पीरियड, कि हमें अपने करिकुलम में इस तरह से मैनेज करना है कि हम हर क्लास को एक गेम्स का पीरियड, स्पोर्ट्स का पीरियड दें। बच्चे बाहर निकले क्लासरूम से, दे मस्ट गो टू द प्लेग्राउंड्स, दे शुड बी गिवन मोर ऑप्शंस टू प्ले मोर गेम्स इन द स्कूल कैंपस। तो आई थिंक अभी वो पूरा आउटलुक चेंज हो चुका है स्पोर्ट्स को लेके। रेस्ट आई थिंक जो स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा
एक हाइप हो चुका है आजकल। बच्चों को पता है आईपीएल क्या है, बच्चे कितने शौक से देखते हैं। दे नो अबाउट ओलंपिक्स, आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स, लॉन टेनिस के मैचेस हो रहे हैं या आपके विंबलडन है, तो दे आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे नो द स्टार्स आल्सो इन द स्पोर्ट्स। तो वो एक अट्रैक्शन अपने आप ही बन गया कि यस, अगर इंडिया के इतने मेडल्स आए हैं ओलंपिक में, और एवरीबडी नाउ नो अबाउट जैवलिन बिकॉज ऑफ अभी जो जैवलिन में गोल्ड मेडल हमारा लेके आए हैं। नीरज चोपड़ा हैज बिकम अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ द यंगस्टर्स। The way that boy has come out from a small place, and you know he picked up a sport which is not very common otherwise. Javelin throw करने वाले बहुत कम लोग ही मिलेंगे, लेकिन आज वो एक रोल मॉडल बन गए। तो बच्चों के अंदर अपने आप अट्रैक्शन बन गया कि नहीं, हमें भी ट्राई तो करना है एटलीस्ट, चाहे वो अभिनव बिंद्रा हो शूटिंग के लिए। तो ये बच्चे आज इन सब को फॉलो करते हैं। Right. Sir, training the teacher कितना important है, and you know how you are managing or contributing in your school कि training the teacher की क्या importance है, क्योंकि teacher जो teacher को रखते हैं उनको भी लगता है कि teacher को आता है, teacher को खुद भी लगता है कि मैं teacher हूँ, right? But how much important is for a teacher to learn to get trained well? See, जब आपने बीएड की डिग्री की, you are a trained teacher, but then you need to keep updating yourself every year. इतनी चेंजेस आ रही हैं सिस्टम के अंदर, एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आ रही है, NEP 2020 हैज अनरोल्ड। आई थिंक हमारे टीचर्स को बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली टीचर्स बट आई एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो, आई मीन वी अंडरगो सो मेनी ट्रेनिंग्स, वी कीप आवरसेल्फ अपडेटेड, इट्स अ मस्ट। एंड इन आवर स्कूल, इन आवर system of DPS, we have a very organized way of trainings. Like we have a HRD center in Delhi, DPS society का अपना HRD center है जहाँ पे they give regular trainings, monthly training schedules होते हैं, teachers के भी होते हैं, principals के भी, non teaching staff के भी होते हैं, and we go for rigorous training. Then CBSE takes care of the training programs. Every month training programs are there. Online भी बहुत कुछ हुआ है, offline भी बहुत कुछ होते हैं training program. Then we have COE center है हमारा CBSE का, who I mean manages the training part of the teachers and principals. And then in my school, I take some personal, हमने अपना एक कैलेंडर बना के रखा है that every month we conduct sessions on the training programs. मेरा सर लास्ट क्वेश्चन है, जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम फेल हो जाते हैं। हम IAS ऑफिसर भी बन जाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, चाहे हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, बट अगर हमें मॉरल वैल्यूज नहीं हैं तो हम लैक करेंगे, नीचे आएंगे, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। जब मेरा सर स्कूल होता था सेंट फ्रांसिस, वहाँ पे हमें मॉरल साइंस का सब्जेक्ट होता था, एंड देयर वाज डेली पीरियड लाइक मैथ साइंस की, मॉरल साइंस की डेली क्लास होती थी, राइट? उसको भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कहीं ना कहीं। मुझे लगा कि वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मेरे स्कूल में तब होती थी, अब मुझे पता नहीं कि होती है कि नहीं। मॉरल वैल्यूज बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो, जो अदरवाइज की घर से आनी चाहिए, राइट? बट स्टिल अभी पेरेंट्स भी चेंज हो ही जा रहे हैं, सारा ऑल ओवरऑल, बट हम ऊपर आके ये देखते हैं कि एक झूठ बोलना, डिसऑनेस्ट रहना, या मेरे डिले होने के कारण काम का ये है, तो जैसे एम्प्लॉयज को भी हम देखते हैं तो उनको नॉर्मल लगता है कि इट इज नॉर्मल, जिसके कारण ग्रोथ उनकी ही नहीं हो पा रही, उनको ये भी नहीं पता। मॉरल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अदरवाइज स्कूल्स को कितना अवेयर है स्कूल की, ये भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है, और उसके लिए क्या एक्शंस हो रहे हैं? एज ए प्रिंसिपल मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज़ को कि जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है ये कल के स्मार्ट प्रोफेशनल्स बना देगा, नो डाउट, बट वी नीड टू क्रिएट गुड ह्यूमन बींग्स, और वो ह्यूमन बींग्स दोज हु आर स्ट्रांग इन कैरेक्टर। आई मीन गांधी जी ने भी कहा है कि अगर कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तभी नेशन स्ट्रांग होगी। तो उसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यस हमें ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हम करते हैं। लाइक वी ऑर्गेनाइज मॉर्निंग असेंबलीज एवरी डे, वहाँ पे भी होती है ये मॉरल टीचिंग के ऊपर बात होती है। बच्चों को वैल्यू बेस्ड कई चीज़ें हम सिखाते हैं। वी ऑर्गेनाइज charity programs where we involve children to teach them values about the society, how to respect elders, how to respect the people, those who are not economically sound in the society, how to take care of them also, physically challenged है उनके लिए क्या करना है आपने, तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम आप देख रहे हैं समाज में, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज थी तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली बच्चों में आ जाती थी ग्रैंड पेरेंट्स से,
फैमिली का सेटअप था। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग, नोबडी हैज टाइम टू सिट विद द चाइल्ड एंड टू टीच हिम वैल्यूज। तो वहाँ पे लैकिंग हो रही है। तो वो नॉट ओनली लैकिंग इन द वैल्यूज, बट एक जो रिलेशंस भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे। आई थिंक यू अग्री विद मी कि द वे द रिलेशंस आर ब्रेकिंग, शुरुआत वहीं से है। हमारे बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और वो आगे चल के हमने एडजस्टमेंट्स नहीं सीखी किसी के साथ, ईगो बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आगे चल के लाइफ में बहुत करती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को एजुकेशन के साथ मॉरल वैल्यूज़, संस्कार अपने ज़रूर दें। सर, आप इतना अच्छा आपकी जर्नी रही है, मैंने देखा बहुत ही पेशेंस है आप में, आपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, राइट। पर्सनली खुद की आपकी बात करें तो आपकी ज़िंदगी के सिद्धांत क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपने लाइफ में क्या पर्टिकुलर फॉलो किया है कि जिसकी वजह से यू हैव बिकम द पर्सन यू आर एस्पायरिंग टू बिकम? You know, I followed the words of my father long back when I started my college life. He told, and when I went into the teaching my career, कि बेटा मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना और ईमानदारी से काम करना है अपना, और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना कि somebody should be insulted or hurt. You should not be the reason for that. और सबको इंसान समझो, वो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दूसरे को भी इंसान समझते हो, उसकी रिस्पेक्ट को भी आप I think take care करते हो, then you are doing a fair job. Any message for the audience watching you on my page? Message to the parents always is that please spend good time with your children, which nowadays actually speaking parents don't have. माँ बाप के पास आज टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठने का, उन्हें सुनने का, उन्हें जानने का। और बहुत एक ना सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बच्चों के फ्रेंड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, बट in their actual life they are not having friends with whom they can share their problems. So please be good friends to your children. I think जो मैं मानता हूँ, माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है, जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जब वो इवन बुजुर्ग भी हो जाएंगे तब भी आपके साथ हमेशा हर सुख दुख में वो खड़े हैं। तो बच्चों को भी ध्यान रखना है कि अपने पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, का ध्यान रखें। वो उन्होंने आपके लिए जो किया है उसको आप दे नहीं सकते, तो आपको भी उनको रिवर्ट करना है। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन लाइफ, और बेटा वैल्यूज जिंदगी में हमेशा अच्छी चीज़ें सीखिए एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स माय मैसेज टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। ये थे मिस्टर कमल चंद, और प्रिंसिपल हैं करंटली दिल्ली पब्लिक स्कूल अमृतसर के। बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी सारी इंटरव्यूज़ देखें, और सबसे ज़्यादा पेशेंस मैंने इस इंटरव्यू में रखा है, बिकॉज सर से बात करके इट वाज सच अ गुड ट्यूनिंग, और क्वेश्चंस अपने आप अंदर से आ रहे थे। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक मैसेज ही हैज़ गिवन, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम घर में टाइम ज़रूर स्पेंड करें, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, ताकि हम बाहर दोस्तों को ढूंढने ना जाएं। पेरेंट्स और बच्चे ही आपस में अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं हों, और जो मॉरल वैल्यूज़ है, एथिक्स है, हर चीज़ स्कूल तो कोशिश कर ही रहा है, बट ये एक्चुअल में घर से आनी है। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द शो टुडे। मुझे तो बहुत मज़ा आया सर से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौटामरा शो।